तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य है डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, इससे पहले हम हिंदी की कंटिन्यू सीरीज चला रहे हैं और साथ में क्या है, करंट अफेयर भी चला हुआ है। करंट अफेयर 2-4 दिन से शायद नहीं आया होगा, तो अब हम क्या है, करंट अफेयर को साप्ताहिक चलाने वाले, यानी 7 दिन का जो करंट अफेयर है एक साथ करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसी में सारा का सारा कवर कर लिया करेंगे 5-7 प्रश्नों में। बाकी जो हिंदी है, हिंदी कंटिन्यू चलती रहेगी। पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे हिंदी का। करंट अफेयर तो डेली की चीज़ें ये चलती रहेगी, चाहे 4 दिन में वीडियो आए चाहे 7 दिन में आए, परंतु 7 दिन से पहले आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। परंतु हिंदी जो है साथ साथ चलाएंगे। उसके बाद हम जीएस भी बहुत जल्दी आपके बीच लाने वाले टॉपिक जीएस भी कवर करते चलेंगे। बाकी आप जैसे जैसे आपकी डिमांड आती रहेगी वैसे वैसे वीडियो बनती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे DRDO का अध्यक्ष चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने अभी तक इनके बारे में नहीं सुना है तो ये प्रश्न नोट कर लो। कौन बने हमारे DRDO के अध्यक्ष? इनका नाम है समीर वेंकटपति कामल। समीर वी कामल। देखिए, वी की जगह आप वेंकटपति लिख लेना। इनका पूरा नाम क्या है? समीर वेंकटपति कामल। ये कौन है? हमारे DRDO के नए अध्यक्ष। इससे पहले कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। GS रेड्डी। GS रेड्डी कौन थे इससे पहले DRDO के अध्यक्ष? G सतीश रेड्डी। पूरा नाम अगर लिख रहे हैं आप तो लिख लेना, G सतीश रेड्डी इनका पूरा नाम है। अब हुआ क्या कि आपको रक्षा मंत्रालय का तो पता होगा। भारत के जो रक्षा मंत्रालय के जो सलाहकार है कौन बन गए हैं? G सतीश रेड्डी। जिसके कारण हमारा ये वाला पद जो इनके पास क्या है, पहले खाली था, तो ये वाला पद किसने भर दिया है? अब समीर वेंकटपति कामल ने। और ये कहाँ चले गए हैं? रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में ये वहाँ पर अपनी जो नियुक्ति देंगे। तो 2 प्रश्न समझ आ गए कि GS सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्रालय का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है और समीर वेंकटपति कामल को DRDO का अध्यक्ष बना दिया गया। अब मैं कुछ पॉइंट लिख लेता हूं ताकि समझाने में आसानी रहेगी और टाइम वेस्ट ना हो। अब देखिए, बात किसकी हो रही है? अध्यक्ष की। नए अध्यक्ष बने कौन? समीर वी कामल। तो नए अध्यक्ष तो किसके बने हैं? इसरो के भी बने हैं। तो ये हम लिंक करके पढ़ेंगे। इसरो और DRDO जब भी मैं बात करता हूँ दोनों में बहुत कम अंतर देखने को मिलेगा। DRDO हमारे डिफेंस सिस्टम को क्या है, मजबूत करता है। भारत की रक्षा प्रणाली को क्या है, मजबूत करता है। यानी जितने भी हमारी नौसेना है, वायुसेना है, जल थल, जितनी भी ये सेनाएं हैं उनके लिए मजबूती का या रक्षा का जो कार्य करता है कौन करता है? DRDO। परंतु जो इसरो है वो हमारे जितने भी अंतरिक्ष से संबंधित जो भी कोई कार्य होता है वो कौन करता है? इसरो। इसलिए DRDO और इसरो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। DRDO का अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामल। इसरो की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं क्योंकि हम लिंक कर रहे हैं कि इसरो के भी अभी जो हाल ही में कौन नए अध्यक्ष बने हैं। पहले कौन थे? जो KV सिवान, आपने सुना होगा, K सिवान। उसकी जगह लिए किन्होंने? S सोमनाथ ने। तो पहले इसरो की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। इसरो की फुल फॉर्म होती क्या है? देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? इसरो की फुल फॉर्म। स्थापना की बात करते हैं, स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1969 में क्या इसकी स्थापना हुई थी। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? S सोमनाथ। इससे पहले कौन थे? K सिवान, जिनको कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और आपके लिए एक दूसरा प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, बाकी इस प्रश्न के अंत में मैं आंसर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है DRDO की। DRDO के बारे में पढ़ लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसकी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये तो होगी क्या इसकी फुल फॉर्म। अब स्थापना की बात करते हैं। स्थापना इसकी कब हुई? मैं हमेशा बताता हूँ जब स्थापना हुई थी किसकी? नासा की। अब नासा की कब हुई थी? 1958 में। तो 1958 में ही DRDO की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, कई बार हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं। कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन मैंने आपको बता दिया है कौन इसके? समीर वी कामल। अध्यक्ष पूछे चाहे चेयरमैन पूछे, कौन है? समीर वी कामल। अब हमने थोड़ी देर पहले आपसे प्रश्न पूछा था, क्या? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये प्रश्न भी आप कर लेना। ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में
लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी क्या है, लुसाने डायमंड लीग 2022 चली हुई थी, ठीक है, 2022 लिख लेना, लुसाने डायमंड लीग 2022। जिसको किसने जीत लिया है, पहले आंसर लिख लो, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, इन्होंने क्या इस लीग को जीत लिया है। पहले तो हम ये देख लेते हैं है कौन नीरज चोपड़ा, किस खेल से संबंधित है। डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। देखिए डायरेक्ट प्रश्न आ जाए तो आपने क्या लगाना है, एथलीट। एथलीट, अगर एथलीट में भी अंदर कैटेगरी पूछे तो किस में आएंगे, भाला फेंक। भाला फेंक से इनका क्या है, संबंध है। ये कौन है, एक भाला फेंकने वाले खिलाड़ी। कहाँ से इनका नाम चर्चा में रहा, इससे पहले हम ये लिख लेते हैं कि जो इन्होंने डायमंड लीग जीती कितना भाला फेंका होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 89.9 मीटर इन्होंने क्या लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंका, और इसी कारण ये इसके विजेता रहे। उसके बाद जो मैं बात कर रहा था कि ये जो इनका नाम है कहाँ से चर्चा में आया, इससे पहले आपने सुना ही नहीं होगा। जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था उससे पहले किसी ने भी इनका नाम नहीं सुना था, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इनका नाम सुना होगा। तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो खेले कब गए थे, 21 में, परंतु है वो कौन से, 2020 के। वहाँ उन्होंने जब भारत के लिए एथलीट में पहला गोल्ड लाया था। ये जो पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे कौन, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जो है ओलंपिक में गोल्ड जीता था, और ये पहले भारतीय एथलीट बने थे गोल्ड को जीतने वाले, और वहीं से इनका नाम क्या है, चर्चा में रहा। वहाँ पर इन्होंने कितना भाला फेंका, 87.58 मीटर ये भाला इन्होंने वहाँ पर फेंका था ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जहाँ इनको इसके लिए गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद अगर अगला पॉइंट इसमें हम देखें तो जब इन्होंने यहाँ पर क्या है गोल्ड जीता था, बात है कब, 7 अगस्त की। 7 अगस्त का दिन था जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इसी उपलक्ष्य पर हमारी भारत सरकार ने 7 अगस्त को किसके रूप में मनाए जाने की घोषणा की, भाला फेंक दिवस। प्रश्न बन सकता है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर आएगा 7 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक ने जो नीरज चोपड़ा है हमारे खिलाड़ी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद अभी हाल ही में एक जो है पुस्तक लिखी थी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये एक बुक का नाम है। डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक बुक किसने लिखी, ये लिखी थी नवदीप सिंह ने। नवदीप सिंह ने, और ये भी इन्होंने इस बुक में इनके बारे में सारी कुछ डिटेल्स दी है, और उसके बाद इन्होंने शुरू की थी बुक लिखना जब इन्होंने क्या है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो आई होप आपको यहाँ पर लगभग सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। इसमें मैं ज़्यादा और डिटेल नहीं करवाऊँगा, बहुत इतने ही प्रश्न अगर आप कर रहे हैं एग्जाम में इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है और उन्हीं में से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और ये करंट अफेयर तो मैं इसमें वही करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, परंतु उससे ज़्यादा क्या है जो स्टैटिक्स के प्रश्न करवा रहा हूँ। बहुत सारे प्रश्न आपको जो जीएस वाला है, जीएस वाला लगभग सारा पार्ट में इसमें कवर करने की कोशिश करता हूँ, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखते होंगे। जो आप लुसेंट की बुक पढ़ते हैं ना, सामान्य ज्ञान, ये सारे के सारे प्रश्न इसमें आ जाते हैं। हिस्ट्री से लेके साइंस से लेके ज्योग्राफी से लेके इकोनॉमिक्स से लेके बहुत सारे प्रश्न इसमें कवर हो जाते हैं। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हाल ही में कौन T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। देखिए बात हो रही किसकी, T20 की। T20 आपको पता होगा, इसमें क्या होता है, पहले तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, 20-20। टी का मतलब है 20 और लास्ट में 20, यानी 20 का मतलब होता है 20। इसमें क्या है, प्रत्येक टीम 20-20 ओवर खेलती है, यानी दोनों पक्ष कुल कितने ओवर खेलते हैं, 40 ओवर। एक टीम पहले 20 ओवर खेलेगी, फिर दूसरी टीम अगर ऑल आउट ना हो तो वो भी 20 ओवर खेलेगी। यह है 2020 का मतलब। अब पूछ रहा है कि 2020 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए, मतलब ऐसा खिलाड़ी तो होगा कोई जिसने सबसे आज तक सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो वो कौन है, हमारे भारत के रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे जो आप में से इनके फैन भी होंगे। रोहित शर्मा, आपने जो अगर कोई क्रिकेट देखता है या खेलता है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है। बाकी मैं बता देता हूँ, मेरे जो फेवरेट
खिलाड़ी थे, अब तो खैर संन्यास ले चुके हैं, परंतु अभी भी वही है। IPL जब से स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी लास्ट तक मेरे वही फेवरेट बल्लेबाज थे। कौन? MS धोनी। बाकी आपने मुझे बताना है आपके फेवरेट बल्लेबाज कौन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा या कोई और, शिखर धवन। तो ये इसका आंसर है रोहित शर्मा। अब बात कर लेते हैं, कुछ लिंक करके प्रश्न करते हैं। अभी यहाँ से 2-3 प्रश्न और बने थे कि ये तो है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले। एक प्रश्न बना था कि 600 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए थे विश्व के। यानी ऐसा पहला खिलाड़ी कौन बना जिसने 600 T20 मैच खेले। रन भले ही जितने मर्जी बने हो, परंतु मैच उसने क्या है सबसे ज़्यादा खेले। तो है कौन? किरण पोलार्ड। आपने नाम सुना होगा, किरण पोलार्ड। कौन से देश से है या किस टीम से है? वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ की टीम से खेलते हैं कौन? किरण पोलार्ड। फिर यहाँ से मैंने लिंक करके एक दूसरा प्रश्न बनाया कि ये तो थे 600 T20 मैच खेलने वाले, परंतु एक खिलाड़ी बना था कौन जिसने 600 T20 मैच में 600 विकेट लिए थे। किसमें? T20 मैच में। तो ये भी पहले खिलाड़ी बन गए थे विश्व के जिसने T20 मैच में 600 विकेट यानी 600 जो खिलाड़ियों को आउट किया था उन्होंने अपनी बॉल से। तो ऐसे पहले गेंदबाज कौन बन गए थे? वो भी वेस्ट इंडीज़ के हैं। कौन? उनका नाम है ब्रेबो, ड्वेन ब्रेबो। और ये वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। गेंदबाजी में इनकी देख लो, बल्लेबाजी में देख लो, आपने नाम सुना होगा क्रिस गेल, ब्रेबो, पोलार्ड। ये ऐसे खिलाड़ी है जिनसे जो है हर कोई क्रिकेट में डरता है, अगर चल पड़े तो किसी की खैर नहीं है। फिर एक और प्रश्न यहाँ से बनता है हमारा कि अपने देश में यानी अपने ही देश के अंदर 100 मैच, कौन से? टेस्ट, 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए थे। यानी जिसने अपने ही देश के अंदर 100 टेस्ट मैच को खेला, तो बन गए थे जेम्स एंडरसन। तो ये कुछ प्रश्न थे, बाकी और भी आप बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर खेल से संबंधित रिलेट कर सकते हैं। हम फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। भारत ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना कब से लागू होगी। देखिए अभी लागू नहीं हुई है, परंतु पूछ रहा है कि कब से लागू होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 2 अक्टूबर 2022। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। तो अगर आप लिंक करके यहाँ पर चलेंगे तो दुनिया भर के प्रश्न गांधी जी के ऊपर तो हम इतने सारे प्रश्न बना सकते हैं कि ख़त्म ही नहीं होंगे। पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, पूरा दिन जो है चला जाएगा, परंतु गांधी जी के ऊपर इतने सारे प्रश्न बनेंगे कि वो ख़त्म ही नहीं होंगे। परंतु ये हम करेंगे 2 अक्टूबर को। मैं कोशिश करूँगा कि गांधी जी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें उनके इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम कर रहे हैं क्या? भारत ब्रांड। देखिए एक ब्रांड का नाम है क्या? भारत। इसके तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर आपने सुना होगा आजकल जो चला हुआ है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना और वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना। इस प्रकार के मतलब ऐसे जो स्कीम अब चल पड़ी है, यानी एक ही चीज़ होगी पूरे भारत में, मतलब एक समानता का प्रतीक या समानता के लिए जो चीज़ें हैं, योजनाएं चलाई जा रही है। तो यही मकसद यहाँ पर है। ये क्या कह रहे हैं कि अब क्या होगा कि पूरे भारत में जो ये है ना फर्टिलाइज़र एक ही नाम से बिकेगा। फर्टिलाइज़र होता है जैसे यूरिया हो गया या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इनके नाम से पहले क्या होगा? एक शब्द जुड़ेगा भारत। उसके बाद जैसे भारत यूरिया, फिर दूसरा नाम भारत DAP। इस प्रकार से जो है हर चीज़ों के नाम रखे जाएंगे। यानी देश में सभी तरह के उर्वरक किस नाम से जाने जाएंगे? भारत के नाम से। जितने भी देश में अभी तक अलग अलग प्रकार के उर्वरक होंगे, आपने देखा होगा घर में हम प्रयोग करते हैं, गाय या भैंस के लिए जो ले आते हैं उसमें अलग अलग कंपनियों के नाम होते हैं। जो मन करता है कंपनी अपने मनमर्जी से नाम लिख लेती है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट होगा चाहे होगा पब्लिक, नाम क्या होगा? भारत के नाम से ही चलेगा। तो ये था मेन इसका टारगेट। और उद्देश्य क्या है इसका? कि भारत के अंदर एक समानता को महत्व देना, समानता लाना, यानी सब चीज़ों को एक समान दृष्टि से देखना। एक ही भारत होगा और एक ही नाम के रूप से चलेगा। उसके बाद हम इसमें और लिंक करके बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं, जैसे वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। ये एक योजना है जो किस सरकार द्वारा चलाई गई थी या किस राज्य द्वारा चलाई गई थी? HR यानी हरियाणा।
1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट अगर पूछे तो क्या लगाना है, हरियाणा। फिर है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अगर पूछे आपसे क्या अभी क्या थी 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, परंतु अगर बात किसकी आ जाए डिस्ट्रिक्ट की तो आपने लगाना है यूपी, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना किसकी है, यूपी सरकार ने चलाई थी। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये आपने बहुत सुना होगा। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना को चलाने वाला अंतिम राज्य, यानी जिसने सबसे लास्ट में इस योजना को लागू किया था, उस राज्य का नाम आपने बताना है, तो उसका नाम है असम। असम। बाकी एक योजना इस टाइप की सिक्किम राज्य ने चलाई थी, वो मुझे अभी याद नहीं है, पर आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे, सर्च कर लेना। वो भी कुछ इसी टाइप की योजना है, जैसे 1 फैमिली 1 या तो प्रोडक्ट होगा, ये देख लेना आप, 1 फैमिली 1 जो भी होगा वो मेरे को सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जिसने ये वीडियो स्किप कर ली होगी उसका ये प्रश्न छूट जाएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने। अगर कोई अभी तक टिका हुआ है, हमारी वीडियो देख रहा है, तो आपको यहाँ से बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, बात हो रही है हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। ये तो आप सबको पता होगा कब मनाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, इतना सबको पता होता है। परंतु मनाया क्यों जाता है? देखिए, अगर आपको पता होगा किसके बारे में, हॉकी के जादूगर के बारे में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। मेजर ध्यानचंद का नाम अगर सुना होगा आपने, मेजर ध्यानचंद, लिख लो, मेजर ध्यानचंद। ये कौन है? हॉकी के जादूगर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये इतने महान खिलाड़ी है, इनके बारे में मैं जितना भी कुछ बोलूँ वो सब का सब कम पड़ जाएगा, परंतु इन्होंने जो देश के लिए किया है, इन्होंने जो अपने खेल में किया है, वो शब्दों में हम उसको कह ही नहीं सकते। तो देखिए कौन है मेजर ध्यानचंद। ये ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए 1928, 1932, 1936 में अपनी टीम के साथ क्या गोल्ड मेडल जिताया था। ये वो खिलाड़ी है जिनकी स्टिक को 2 बार तोड़ा गया था जांच के लिए कि इनकी जो हॉकी स्टिक है इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो बॉल जो है इनकी, जब इनके पास एक बार बॉल आ गई तो समझो गोल होकर रहेगा, क्योंकि इनकी जो स्टिक है उसमें जो बॉल चिपक जाती थी, इसलिए 2 बार जांच भी हुई, 2 बार इनकी हॉकी को भी तोड़ा गया, परंतु मिला कुछ नहीं। तो ये वो खिलाड़ी है। बाकी इनके बारे में देख लेते हैं। बात हो रही है 29 अगस्त की। क्यों मनाया जाता है? इनकी जयंती पर। जयंती कब है इनकी? 29 अगस्त 1905 का दिन था जब इन्होंने भारत में जो है जन्म लिया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। उसके बाद जब ये खेल जगत में आगे बढ़े तो ओलंपिक में इन्होंने क्या है, भारत को 1928 में पहला गोल्ड मेडल जिताया था। अकेले तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हॉकी टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, परंतु अपनी टीम के साथ जब इन्होंने नेतृत्व किया तो इनका जो सबसे अहम योगदान रहा। अगर ये नहीं होते तो भारत के लिए 3 बार कंटिन्यू भारत को गोल्ड मेडल नहीं आना। तो 1928 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिर 1932 में फिर गए हम ओलंपिक में, फिर वहाँ पर हमने फिर दोबारा गोल्ड मेडल जीता। और फिर 1936 4 साल बाद आता है ना ओलंपिक खेल, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 में भी इन्होंने क्या है गोल्ड मेडल जीता। कई लोग कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों है, हमने तो इसके बारे में सुना ही नहीं, ना ही कोई इतना बड़ा योगदान। देखिए उस समय में क्या है, हॉकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। 3 बार गोल्ड मेडल जो जीतना है कोई काला जी का बाड़ा नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी माना जाता है। खेल जगत में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम रखा गया था पहले क्या, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लिख लो, काम आएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का खेल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, परंतु अब इसका नाम चेंज हो गया है। नया नाम क्या है मैं बताऊंगा, परंतु जो सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे मिला था, उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। और ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि ये कौन है, विश्वनाथ आनंद शतरंज के महान खिलाड़ी जिन्होंने फर्स्ट जो ग्रैंड मास्टर अवार्ड जीता था, पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ये कौन, विश्वनाथ आनंद। किसमें, शतरंज में। और शतरंज में कुल जो स्क्वायर की संख्या होती है कितनी होती है, 204। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। अब इसका नया नाम हो चुका है, नाम चेंज कर दिया गया है,
क्योंकि माना जाता था कि राजीव गांधी का तो खेल से कोई संबंध ही नहीं है, तो इसलिए इनका नाम उस पर रखा जाए। खेल का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है ये उस नाम से रखा जाना चाहिए जो खुद खेल में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि कोई हासिल कर चुका हो। तो इसलिए इस खेल का नाम क्या रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये इसका नया नाम रख दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। इसलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। उसके बाद ये तो थी बात किसकी, राष्ट्रीय खेल दिवस की। अब आप मेरे को बताएंगे, वही प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे जो मुझे लगेगा कि नहीं ये थोड़ा ठीक है। यहाँ तक तो आपको बहुत सारे प्रश्न जो है वही रिपीट हुए जो मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, परंतु अब आप मेरे को बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये तो था राष्ट्रीय खेल दिवस, अब है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो ये कब मनाया जाता है। मैं ही आपको बता देता हूँ, ये मनाया जाता है 6 अप्रैल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारों को नया हो सकता है। 6 अप्रैल को हमारा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अब हम यहाँ पर बात किसकी चल रही है, दिवस की। तो दिवस के बारे में मैं अगस्त के लगभग सारे दिवस आपको इंपॉर्टेंट करवा देता हूँ जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। देखिए बात आती है 1 अगस्त की। अगस्त का महीना चला हुआ है, लगभग समाप्त हो चुका है। तो 1 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है ये मैं करवा चुका हूँ आपको, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो दिवस का मनाया जाता है 1 अगस्त को। उसके बाद बात आती है 6 अगस्त की। देखिए आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी, जब जापान के इन 2 शहरों पे बम गिराए गए थे तो 6 अगस्त को कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस। ये कब मनाया जाता है, 6 अगस्त। अब बात आती है 9 अगस्त की। 9 अगस्त को 2 दिवस मनाया जाता है, एक विश्व आदिवासी दिवस और दूसरा मनाया जाता है, देखिए 2 बम गिराए गए थे, एक 6 अगस्त को एक 9 अगस्त को। 6 अगस्त को कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा में, और 9 अगस्त को कहाँ गिराया गया था, नागासाकी। तो नागासाकी जो दिवस है, नागासाकी दिवस, ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। जापान के ये 2 शहर है। उसके बाद बात आती है 10 अगस्त की। 10 अगस्त को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व शेर दिवस। ये आपको नया हो सकता है, बहुत सारे प्रश्न इसमें आपके लिए नए हो सकते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगर 12 अगस्त की बात आ जाए तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, युवा दिवस। ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। यहाँ 12 अगस्त को 3 दिवस मनाया जाता है और तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, पहला कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, ये भी मनाया जाता है कब, 12 अगस्त को। और तीसरा है संस्कृत दिवस, ये भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। उसके बाद बात आती है कब की, 19 अगस्त की। इस दिन मनाया जाता है विश्व मानवता दिवस। ये कब मनाया जाता है हमारा, विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को। और बात की जाए अगर 20 अगस्त की तो सद्भावना दिवस, यानी विश्व सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को। तो ये हमने प्रश्न नंबर 5 से बहुत सारे प्रश्न जो है कवर किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिस हिसाब से हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न कवर किए, यहाँ पर क्या है कि जिस हिसाब से मेरे पास फैसिलिटी है, जितना मैं कर सकता हूँ उस हिसाब से मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा हूँ आपके लिए एफर्ट, जितना मेरे से होता है। अगर मेरे पास भी स्मार्ट बोर्ड होता या कुछ और चीज़ होती तो मैं भी कुछ तरीका दूसरा होता, दूसरे तरीके से करता, परंतु जितना मेरे पास है उतना मैं कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी अगर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो मुझे नहीं पता कि ये इसके पीछे का कारण क्या है, परंतु खैर ये मैं शुरू ही में कह चुका था, मैं कंटिन्यू रखूँगा, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। टाइम वेस्ट होगा तब भी देख लेंगे, या कल को मुझे लगेगा कि नहीं रिस्पांस मिलना शुरू हो गया है तब भी हम देखेंगे, परंतु इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका है, जो भी है सब कुछ आपका है। कुछ नहीं होगा तब भी आपकी बदौलत है, बहुत कुछ होगा तब भी आपकी बदौलत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। परंतु उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर चैनल पे आप नए आए हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।